प्रयागराज तीर्थों का राजा कहा जाता है। प्रयागराज वो तपो भूमि जहां पे ऋषि मुनियों के साथ साथ ब्रह्मा जी ने यहाँ पे यज्ञ किया, यहाँ की परंपराओं को शुरू किया है। यूं कह लें तो शायद इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस पावन क्षेत्र में कुंभ का आयोजन, अर्ध कुंभ का आयोजन, साथ साथ माघ मेले का भी आयोजन निरंतर होता रहता है। इसी के तहत हम यहाँ पे उपस्थित हैं और आज हम जो आपको अवगत कराने जा रहे हैं उसको देख करके आप भी अभिभूत हो जाएंगे। जी हाँ, मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम जिस माँ गंगा के स्वरूप का दर्शन, जिस माँ गंगा में स्नान करने, जिस माँ गंगा, यमुना और अदृश्य माँ सरस्वती में स्नान कर पापों की मुक्ति करने के लिए यहाँ पे आते हैं, उन्हीं माँ गंगा के प्रदूषण को लेकर के एक ऐसी सोच, एक ऐसा अमली जामा पहनाया गया जो 1981 से शुरू हुआ। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर दीनानाथ शुक्ल, दीन ईवीवी का। आपने अगर प्रयागराज के पावन क्षेत्रों में अगर आप विचरण किए होंगे तो आपने वॉल पेंटिंग के तहत बहुत सारे उनके संदेश आपके जहन में आए होंगे और आपने देखा होगा कि वो सोच कैसे आई कि गंगा को प्रदूषण मुक्त किया जाए। ये 1981 से इस पावन क्षेत्र में इस पावन आयोजन के दौरान प्रदर्शनी लगाई जाती है। उस प्रदर्शनी में हम उपस्थित हैं और आज हमारे साथ बहुत सारी विषयों पर और इस सोच पर हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर वीएन शुक्ला जी हैं। सर से मिलते हैं और पूरी प्रक्रिया के विषय में आपको भी जानकारी दिलाने की कोशिश करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा और हमारे दर्शक भी ये जानना चाहेंगे कि आखिर में प्रदूषण को लेकर के, गंगा प्रदूषण को लेकर के और सर की ये सोच, क्योंकि आप उनके सुपुत्र हैं, आप उनके साथ रहे हैं, तो आप अच्छी तरीके से बता सकते हैं कि ये सोच कहां से आई और इसके पीछे का पूरा सपना क्या? दरअसल ऐसा है, जैसा कि पिताजी बताते हैं कि 1981 के पहले जब एक बार वो सहसा स्नान करने संगम पहुंचे तो गंगा जल तो उसमें काफी साफ हुआ करती थी, लेकिन कहीं कहीं हल्का सा प्रदूषण उनको दिखाई पड़ा। तो उन्होंने ये सोचा कि जिस नदी पर करोड़ों लोगों की श्रद्धा है, विश्वास है, जीने से लेकर, पैदा होने से लेकर मरने तक जिस पर लोग आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, हो सकता है वो नदी भविष्य में प्रदूषित हो जाए। कि जिस तरह से हमारे भक्त कूड़ा करकट वहीं छोड़ जाते हैं, फूल माला छोड़ जाते हैं, कच्चे मुर्दे फेंके जाते हैं, ऐसी स्थिति में हो सकता है भविष्य में ऐसी स्थिति आए, तो क्यों ना हम जन जागरण से उस स्थिति को खत्म करें और हम एक ऐसी प्रक्रिया प्रारंभ करें जिससे लोगों को अवेयर कर सके, लोग इस प्रदर्शनी को देखें। हम चित्रों के माध्यम से, चार्ट के माध्यम से लोगों को ये बताने का प्रयत्न करें कि कैसे हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं, कैसे हम पर्यावरण को बचाने में सफल हो सकते हैं। ये केवल जन जागरण से ही संभव था। तो ये प्रवृत्ति उनके मन में आई और उन्होंने प्रदर्शनी लगाने का सोचा और अपने शिष्यों के माध्यम से, अपने बच्चों के माध्यम से, परिवार के माध्यम से, अपने मित्रों के माध्यम से उन्होंने छोटी सी प्रदर्शनी का श्री गणेश किया। हमारे धर्मों में भी कहा गया है कि अगर ईश्वर की कृपा हो तो धर्म में अपनी सहभागिता सुनिश्चित होना ये बड़े सौभाग्य की बात होती है। सही कहा सर आपने कि जिस तरीके से इस क्षेत्र का हम अवलोकन कर रहे हैं, शायद ईश्वर ने गुरु जी को भी इसीलिए चुना होगा कि एक ऐसी दिव्य का सहयोग मिले और इस पूरी परिकल्पना को एक अमली जामा पहनाया जाए। और इसके साथ एक और चीज हमारे दर्शकों के लिए भी बहुत ही जरूरी है और हमारे लिए भी ये सोचनीय है कि भगवान की कृपा गुरु जी पर कितनी रही, माँ गंगा की कृपा गुरु जी पर कितनी रही, उन्होंने एक ऐसी संरचना किया, एक ऐसा रूप दिया कि हमें किस बेला में, जैसा ऊपर लिखा हुआ है कि गंगा स्नान घड़ी घड़ी हम अपने हाथों में पहनते हैं समय को देखने के लिए, लेकिन उसको धर्म के साथ, गंगा स्नान के साथ जोड़ना और उसकी व्याख्या करना ये किसी दिव्य पुरुष के ही माध्यम से हो पाएगी। तो इसके पीछे का क्या कुछ उद्देश्य रहा और कैसे उन्होंने इसको पूरा रूप दिया? जैसे कि आपको मैं बता दूं कि वो एक अध्यापक के साथ साथ एक साइंस के अध्यापक रहे, लेकिन वो उन्हें हिंदी जो है बहुत अच्छी लगती है और बहुत बड़े कवि के रूप में भी वो रहे हैं। करीब सैकड़ों किताबें उन्होंने लिखी हैं और गंगा पर कम से कम नहीं तो उनकी 30-35 किताबें गंगा पर हैं। बहुत सारे शोध छात्रों को उन्होंने विभिन्न विषयों पर शोध भी कराया, नदियों पर कराया।
तो एक परिकल्पना उनके दिमाग में ये हमेशा आती थी कि किस घड़ी में, जैसे कि शास्त्रों में वर्णित है कि किस घड़ी में स्नान करें जिसका सबसे ज़्यादा पुण्य प्राप्त हो। तो उसी को ध्यान में रखकर उन्होंने गंगा घड़ी की परिकल्पना की कि किस बेला में कौन व्यक्ति स्नान करे तो ज़्यादा से ज़्यादा गंगा स्नान का फल उसे प्राप्त हो। अब ये नहीं कि केवल गंगा स्नान का फल इससे मिलेगा, अगर वो घर में स्नान कर रहा है तो अगर उस बेला में स्नान कर रहा है तो वही पुण्य उसे प्राप्त होगा। किसी भी नदी में कहीं भी स्नान कर रहा है, अगर वो बेला है तो उसको वही फल प्राप्त होगा। तो इसलिए उस बेला का जो है विशेष रूप से वर्णन किया गया है इसमें। तो ये जो बेला है उसमें क्रम वाइज चौपाइयों के माध्यम से इसमें दर्शाया गया है कि आप किस बेला में स्नान करें जिसका आपको पुण्य प्राप्त हो। वैसा सर प्रदर्शनी में तो बहुत सारे सेगमेंट आपने बना रखे हैं, लेकिन इसके साथ में ये अब जिस पोजीशन पे पहुंचा हूँ, यहाँ पे गंगा जी की शुरुआत से लेकर के गंगा सागर में विलीन मतलब उसमें सम्मिलित होने तक की पूरी प्रक्रिया दिखाई गई है। इसके पीछे का क्या कुछ? देखिए, ऐसा है कि जो गंगा अवतरण का दृश्य आप लोग देख रहे हैं, आप इससे समझ जाते होंगे कि हम क्यों इस तरह की चीज़ें दिखाते हैं। क्योंकि हमारे मेले में तरह तरह के लोग आते हैं, पढ़े लिखे, कुछ अनपढ़, कुछ वैसे भी। तो हमारे जो चार्ट हैं, हमारे जो मॉडल हैं, वो बोलते हुए हैं। अगर उनको ध्यान से वो व्यक्ति देख लेता है तो उसको ये लग जाता है कि गंगा कहाँ से निकली है, कहाँ से होके और कहाँ जाके समाहित हो जाती हैं। तो हम इन चार्टों के माध्यम से और इन मॉडलों के माध्यम से ये दर्शाने का प्रयत्न करते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर उसे कोई बताने वाला ना हो, कोई ब्रीफ करने वाला ना हो, तो भी वो समझ जाए। तो ये गंगा अवतरण का एक संक्षिप्त दृश्य है। आगे और बहुत सारे काउंटर हैं जिसमें ये इसका विस्तृत वर्णन किया गया है। सर, जहां तक मैं सर को जान पा रहा हूं कि सर बॉटनी के आचार्य रहे और उसके बाद अब इस पूरी प्रदर्शनी में, या यूं कह लें कि मैं अपनी स्मृति की बात करूं तो हिंदी की उनकी जो लाइनें, जो पंक्तियां, जो एक मैसेज था, वो पूरे इलाहाबाद या इलाहाबाद आने वाले दर्शनार्थियों के लिए एक स्मरणीय पल था। और आज भी मैं देख रहा हूं कि यहाँ पे बहुत ज्यादा जगह दिया गया है, तो उसके पीछे आप उनके सुपुत्र हैं, इसलिए मेरा हक भी बनता है कि सही तरीके से समझेंगे और अपने दर्शकों तक वो मैसेज पहुंचा सकते हैं। तो क्या कुछ बताएंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, जैसा कि मैं जानता हूं और जो हमारी पिताजी से वार्ता हुई है पहले पिताजी आर्ट्स के विद्यार्थी थे और उनके एक गुरु जो उनको हिंदी पढ़ाया करते थे वो उनके ही गांव के थे, जिनका उन पर बहुत ही बृहद प्रभाव पड़ा और धीरे धीरे करके उन्होंने रचनाएं लिखनी शुरू की। तो ये मूलतः वो एक अच्छे कवि के रूप में रहे। तो कविता के माध्यम से वो अपनी बात, छोटी छोटी बातें जो है वो कविता के माध्यम से लोगों तक पहुंचाते रहे। उसी संदर्भ में उन्होंने ये प्रयास किया कि चूँकि हमारी प्रदर्शनी एक सीमित अवधि के लिए जो है माघ मास में लगाई जाती है, तो हम ऐसा क्या करें जिससे जो है 12 मास जो लोग इस क्षेत्र में आए, इस पवित्र संगम पर आए, उन्हें प्रेरणा मिलती रहे और वो पर्यावरण के लिए काम करते रहें। उसी को ध्यान में रखकर नारों का जो है सृजन किया गया, नारे लिखे गए और कविताएं लिखी गईं। जैसे कि गंगा पर उन्होंने बहुत ही, आप देखें कि मार्मिक कविता है कि गंगा नदी नहीं है, गंगा नहीं है पानी, गंगा हमारी माँ है, गंगा है जिंदगानी। ये कविता एक सामान्य कविता आपको लगेगी, लेकिन इसके अंदर कितना मर्म छिपा हुआ है वो आप इसकी उससे चौपाइयों से समझ सकते हैं। यदि हम चाहें अविरल निर्मल बहती गंगा धारा हो, बच्चा बच्चा बने भगीरथ, हर हर गंगे नारा हो। ये उनकी कविताएं हैं, उनके नारे हैं, जिनके माध्यम से वो लोगों को अवेयर करते हैं, दीवारों पर लिखवाते हैं ताकि लोग 12 महीने पढ़ते रहें और हमारी गंगा को, यमुना को, अदृश्य सरस्वती का जो संगम है इसको पवित्र बनाए रखें, सारी नदियों को साफ सुथरा रखें, पर्यावरण को बचाएं। तो इस तरह की चीज़ों को उन्होंने सोचा, जन जन तक पहुंचने का प्रयास किया इसके माध्यम से। सर, अगर डॉक्टर साहब की बात करें, डॉक्टर शुक्ला की बात करें, तो सर ने जिस तरीके से इस पूरी मुहिम को अपनी अभी तक के समय में पूरा एक तरीके से जोश खरोश में शुरू किया और आगे चल रहा, अनवरत चल रहा है और आप भी उसमें सहयोगी हैं। इसमें एक चीज मेरा ये भी जानना है, हो सकता है मेरे दर्शकों के भी माध्यम से अभी तक की जो श्रृंखला इन्होंने देख रखी है उसमें ये आए कि आखिर में गंगा, यमुना, सरस्वती को ही अपने मुख्य बिंदु में रखा, शायद वो इलाहाबाद के थे इसकी वजह से, या इसके पीछे कुछ और है? जैसा कि आप जानते हैं
कि प्रयाग एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर हमेशा माघ कुंभ और अर्धकुंभ छोड़ दीजिए तो भी लाखों लाखों श्रद्धालु प्रतिदिन आते रहते हैं। तो अगर इस स्थान पर हम जन जागरण का प्रयास करते हैं और पर्यावरण के लिए कुछ काम करते हैं तो ये बात, हमारी जो बात है वो लाखों श्रद्धालुओं से लेकर करोड़ों लोगों तक अपने आप पहुंच जाएगी। इसीलिए गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम जहां पर पड़ता है उसका नाम प्रयाग है और वहां से इस मुहिम की शुरुआत उन्होंने की। और आपको ये बताना चाहता हूं कि केवल गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती का ही नहीं बल्कि देश की उन तमाम नदियों के विषय में भी यहाँ पर जानकारी उपलब्ध कराई जाती है कि उनको कैसे संरक्षित किया जाए, उनकी अविरलता कैसे बढ़ाई जाए, क्योंकि नदियाँ हमारे लिए जीवनों उपयोगी हैं, हमारी लाइफ लाइन है। बहुत सारी नदियाँ, छोटी छोटी नदियाँ मर जाती हैं, बरसाती नदियाँ होती हैं जिनके बारे में लोग जान भी नहीं पाते, लेकिन वो हमारे जीवन के लिए बड़ी उपयोगी होती हैं। तो हम इस प्रदर्शनी के माध्यम से पिताजी ने प्रयास किया कि उन सब नदियों को कैसे उनमें जीवंतता लाई जाए, कैसे उनमें अविरलता लाई जाए। सर, इस प्रदर्शनी में अभी तक जो हमने देखा कि स्लोगन हैं और गंगा का अवतरण दिखाया गया, छोटी छोटी नदियों को भी दिखाया गया। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जंगल की सीन दिखाई गई है, जीव जंतुओं को दिखाया गया है, पशु पक्षियों को दिखाया गया है। इसके पीछे क्या, कहाँ से कनेक्ट कर रहा है? हम ये दिखाने का यहाँ प्रयास करते हैं कि जिस तरह से हमारे जंगल नष्ट हो रहे हैं, हम कहते हैं हम विकास कर रहे हैं, विकासवाद की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन हम विकासवाद के चक्कर में हम विनाश की ओर बढ़ रहे हैं, हम जंगलों को काटते चले जा रहे हैं। तो जो जंगल के निवासी हैं हमारे जीव जंतु, वो कहाँ जाएंगे? वो नष्टप्राय होते जा रहे हैं या तो शहरों की ओर भाग रहे हैं। हम उनको संरक्षित करने का करते हैं, क्योंकि जब तक वो नहीं रहेंगे, प्रकृति में भगवान ने सारी चीज़ें जो बनाई हैं उनमें से एक भी ऐसी चीज़ नहीं है जो उपयोगी न हो। तो अगर सबका समन्वय सही ढंग से नहीं हुआ तो हमारा जीवन नहीं चल पाएगा, प्रकृति असंतुलन में चली जाएगी। जब हम लोग छोटे हुआ करते तो देखते थे कि आसपास बहुत सारे जो है बाग बगीचे हुआ करते थे, फल आसानी से प्राप्त हो जाते थे। आज फलदार वृक्षों की पूरी जो है बेल्ट खत्म हो जा रही है, समाप्त हो जा रहे हैं। लोग लगा नहीं रहे हैं, खाने की सोचते हैं कि हमें फल मिले, लेकिन आप लगा नहीं रहे हो और जो है वो गिरते जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको फल कहाँ से मिलेगा? फलदार वृक्षों की कमी होती जा रही है। तो उन्होंने एक नारा दिया कि गांव में वन नहीं उपवन चाहिए और बहुत सारे फलदार वृक्षों को बांटना प्रारंभ किया, लोगों को निःशुल्क बांटा। सर, आपने अभी बताया कि पिताजी ने निःशुल्क लोगों में वृक्ष का वितरण किया। इसके पीछे का क्या आयोजन रहा? क्या इसका सहयोग या इसको अमली जामा पहनाने के लिए आम जनमानस ने सहयोग किया या इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने सहयोग किया या प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार ने किया? देखिए, इसमें सहयोग की कोई बात नहीं थी, उनकी व्यक्तिगत अपनी रुचि थी और वो चाहते थे कि हमारे गांव जो बचपन में हमने देखा था हरे भरे मिलते थे उनको, उसी तरह से जो उजड़ते जा रहे थे वो चाहते थे कि उसी तरह से वो हरे भरे गांव हो जाएं। इसलिए उन्होंने गांव में वन नहीं उपवन का नारा दिया और उसी के तहत ही इन वृक्षों का वितरण करवाया। और वो ये चाहते थे कि सरकार भी अपने हिसाब से काम कर रही है और वृक्षारोपण कराती है, लेकिन मुख्यतः क्या होता है कि हम वृक्ष लगवाना उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना कि उसका संरक्षण करना महत्वपूर्ण है। हम तो वृक्ष लगा देते हैं लेकिन फिर उनका संरक्षण नहीं हो पाता, सूख जाते हैं। तो हम पिताजी जो है अपनी जो टीम के माध्यम से लोगों तक ये बात पहुंचाते थे कि आप जो वृक्ष लगा रहे हैं उनको पाल पोस कर बड़ा कीजिए। ये भी उत्तरदायित्व आप ही का है, सरकार का नहीं है। सरकार कहाँ तक जाएगी? इतने बड़े अभियान को आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से कोशिश की गई, जिस तरीके की सोच थी सर की, क्या ये संपन्न हुआ या यूं कह लें कि एक स्तर मिला? जिस तरीके से उन्होंने समाज के बारे में सोचा, नदियों के बारे में सोचा और आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचा, तो आपको क्या लगता है कि मतलब वो जो मैसेज वो देना चाहते थे वो लोगों के में घर गया और लोग उस पर अपना सहयोग दे रहे हैं? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो अभियान जिस मंतव्य को लेकर शुरू किया गया था वो मंतव्य धीरे धीरे पूरा होता दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि केंद्रीय गंगा प्राधिकरण के 4 वर्ष पूर्व इस प्रदर्शनी का प्रारंभ पिताजी ने किया था और उसके 4 वर्ष बाद जो है केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन हुआ। उसी के बाद से सीधे से राष्ट्रीय नदी घोषित हुई और नया मंत्रालय जो है वर्तमान में बनाया जा चुका है। तो हमारा क्या योगदान हो सकता है?
वो हम इस प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों को बताने का प्रयास करते हैं और निश्चित ही हमारी योजना फलीभूत हो रही, लोग जागृत हो रहे हैं और करोड़ों करोड़ लोगों ने अभी तक इस प्रदर्शनी को देखा है। 1981 से लगातार ये प्रदर्शनी चल रही है और आपको ये हम बता दें कि यह प्रदर्शनी केवल प्रयागराज में नहीं, अपितु यह प्रदर्शनी हरिद्वार में भी लगाई जा चुकी है, ये प्रतापगढ़ में भी लगाई जा चुकी है। तो और ये एक हिंदुस्तानी एकेडमी भी लगाई जा चुकी है। और इस प्रदर्शनी के माध्यम से सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों तक कैसे पहुँचे, जो बच्चे हैं उन तक कैसे पहुँचे, क्योंकि बच्चे ही कल आप भविष्य बनेंगे देश का। तो हम निबंध और चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं इसी प्रदर्शनी प्रांगण में। सारे स्कूल के बच्चों को बुलाते हैं, उनके अभिभावकों के साथ या उनके टीचरों के साथ वो आते हैं और पर्यावरण से संबंधित उनको जो है वो टॉपिक दिया जाता है जिस पर वो निबंध लिखते हैं, चित्र बनाते हैं, नदियाँ कैसे प्रदूषित हो रही क्या हैं, वो सारी चीज़ें उस पर देते हैं। तो हम बच्चों तक पहुँचते हैं, कवि सम्मेलन आयोजित करते हैं, कवियों के माध्यम से ही प्रदूषण की बात बताते हैं, लोगों तक फैलाते हैं कि वहाँ तक बात पहुँचे हमारी। विचार गोष्ठी करते हैं, रैलियाँ करते हैं, नारे लिखवाते हैं और किसानों तक कैसे बात पहुँचे, ग्रामीणों तक कैसे बात पहुँचे, सिर्फ ग्रामीण गोष्ठी का आयोजन करते हैं। गांव के किसानों को की एक पंचायत बुलाते हैं, यहाँ बैठक कराते हैं कि गांव के लोगों तक ये बात कैसे पहुँचे कि हमारी नदियाँ अशुद्ध हो रही हैं, हमारे जल के जो संसाधन अशुद्ध हो रहे हैं और अगर ये अशुद्ध होते गए तो हम कैसे जीवित रह पाएंगे। सर, किसी भी आयोजन की जब शुरुआत होती है तो सबसे पहले दिमाग में आता है कि इसको संपन्नता की ओर अगर हम आगे लेके जाएंगे तो उसमें आर्थिक व्यवस्थाओं की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। तो इतने बड़े आयोजन और इतने दिनों से 30 से 40 वर्षों तक इसको संचालित निरंतर किया जा रहा है, तो अर्थ की व्यवस्था कैसे? देखिए, एक तो पिताजी आप जैसा कि आप जानते हैं कि अध्यापक रहे हैं, तो उन्होंने ये प्रारंभ अपने ही जो है वेतन से प्रारंभ किया इसको और फिर धीरे धीरे विश्वविद्यालय से इसको जोड़ा और विश्वविद्यालय ने थोड़ी सी आंशिक सहायता जो है प्रारंभ की और धीरे निरंतर चलती रही। कुछ उनके मित्रों ने, शोध छात्रों ने जो जैसा सहयोग दे सकता था वो कर रहा। कोई आर्थिक सहयोग अगर नाम मात्र कर सकता है वो कर सकता है, कोई शारीरिक सहयोग देकर जो है अपनी बात करता था। तो इस तरह से यह कार्यक्रम चलता आया। लेकिन जैसे जब पिताजी अवकाश प्राप्त हो गए तो जो धन का प्रवाह था वह धीरे धीरे करीब समाप्त होने के कगार पे है और यह इतनी बड़ी प्रदर्शनी, इतना बड़ा अभियान जो 40 वर्षों से लगातार चलता आ रहा है और लोगों को अवेयर करता रहा, एक पहचान। कहते हैं कि ये गंगा प्रदर्शनी केवल प्रदर्शनी नहीं है, ये माघ मेले का प्रवेश द्वार कहलाती है और यह प्रदर्शनी एक ऐसी प्रदर्शनी है जिसके माध्यम से हजारों लोग जो है अवेयर होते हैं माघ मास में और नारों के माध्यम से तो पूरे वर्ष भर होते रहते हैं। कुल मिलाकर हम ये बताना चाहते हैं कि जब तक पिताजी की सामर्थ्य थी उन्होंने इस प्रदर्शनी को 1981 से अब तक लगातार खींचा है, ले आए हैं और पूरी सफलता के साथ लोगों तक पहुंचाया है। लेकिन हर व्यक्ति की अपनी एक क्षमता होती है, एक सीमा होती है और एक समय होता है। 40 वर्ष छोटा समय नहीं होता, एक युग का अंत हो जाता है। लेकिन आज उस प्रदर्शनी को अब आर्थिक सहायता की आवश्यकता है। जी बिल्कुल सर, गंगा है तो कल है, हमारा जीवन है और निर्मल गंगा, पावन गंगा तब हो पाएंगी जब वो इस धरातल पर रहेंगी। मतलब मेरा कहने का एक ही सापेक्ष में अगर मैं ये कहना चाहूं कि हमको अब आवश्यकता है माँ गंगा की, माँ गंगा को बचाने की और साथ साथ इस संस्था के साथ अगर हम जुड़े रहेंगे तो ये मुहिम पूरी हो जाएगी। तो आइए हम साथ होते हैं और सर का आपका धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने और सर ने इस तरीके से हमें समझाया, नदियों के संरक्षण के बारे में बताया, जीवन कैसे बचे इसको लेकर के आपने पूरी कोशिश की। इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद के पात्र हैं आप। मैं आपको और आपकी पूरी टीम को भी धन्यवाद देता हूं और मैं आपकी इस मुहिम का स्वागत करता हूं कि लोग इससे जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें और इस प्रदर्शनी की मुहिम को आगे बढ़ाते रहें। तो अब समय आ गया है कि हमें भी इस संस्था को सहयोग देने का, जुड़ने का। जिस तरीके से डिजिटल युग हमारा देश देख रहा है, विश्व देख रहा है, तो हमें भी सहयोग देने की आवश्यकता है। आइए, जिस तरीके से मैं और दिशा टीवी परिवार साथ जुड़ रहे हैं तो आप भी जुड़िए और अपनी सहभागिता सुनिश्चित करिए, क्योंकि अगर नदी है तो कल है।
तो आइए एक साथ जुड़ते हैं और अपनी सहभागिता सुनिश्चित करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर जुड़ेंगे और परिकल्पना को एक अमली जामा पहनाएंगे। दीजिए आशीष तिवारी को इजाजत, फिर मिलेंगे एक नई सोच और एक नए कार्य के लिए। नमस्कार।